देखो भाई, एक बार थोड़ा सा समराइज करता हूँ कल वाले टॉपिक को। कल आपने क्या क्या करा, देखिए आपने कल दो टॉपिक करे थे। एक टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कल मैंने आपको बता दिया था कि ये जैसे आपका शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो कल फॉर्मूले में ड्राई करे थे, उनके जो लास्ट के फॉर्मूले हैं वो आज हम यूज करेंगे। इसलिए मैं इसको दोबारा से करवा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा समराइज करता हूँ, यहीं पे करवा दूंगा आपको, ठीक है। एक तो मैंने करवाया था आपको कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, मर्जी आपकी, यहाँ पे प्लस क्यू ले लो माइनस क्यू ले लो, कोई इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट था आपका, कल मैंने आपको बताया था ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर आप इसी को एक्सटेंड कर देंगे, इसी लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये इसकी एक्सल लाइन होती है। कल मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस है जो है वो कितनी है, ए, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए, क्योंकि टोटल जो लेंथ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो 2 होती है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया था पी, सच दैट कि ओ से जो पी है, दिस इज द पॉइंट ओ, तो ओ से पी की डिस्टेंस मैंने क्या ली थी, आर ली थी, आपको याद होगा, ठीक है। ये इसके बाद हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लेट एट पॉइंट पी देयर इज प्लस 1 कूलम चार्ज, देयर इज प्लस 1 कूलम चार्ज मींस टेस्ट चार्ज। इसका मतलब अगर आपको माइनस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा हुआ है 1 कूलम चार्ज, उसको ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी थी तो कैसे निकालेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इसके कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे आप निकालेंगे, उसको देखिए ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। शायद मेरे ख्याल में पहले मैंने कल इसको प्लस दिया था, इसको माइनस दिया था, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इस तरह से, ठीक है। मान लिया माइनस क्यू है तो यहाँ पे प्लस 1 चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस 1 चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इसको पेट फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम मैंने क्या रख लिया, मान लिया E1 रख लिया। क्या रख लिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स, फोर्स मान लिया नेगेटिव क्यू चार्ज प्लस 1 चार्ज को अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स आएगा इस तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वो आएगी फोर्स बाई चार्ज। चार्ज यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है, प्लस 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स बराबर ही होंगी। तो F1 फोर्स निकालो, F1 फोर्स है माइनस क्यू और प्लस 1 चार्ज के बीच में, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू, 1 का 1, फिर आएगा ए और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर और ये ए, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था जैसे अभी F1 की जो डायरेक्शन है वो अलोंग TA है, और इसी तरह से जो E1 की डायरेक्शन होगी वो भी अलोंग क्या होगी, PA, इस तरह से। कल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे नेगेटिव लिया था, ले सकते हो आप, उसका कोई इशू नहीं, किधर किसी साइड भी ले लो आप उसको, ठीक है। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। आपकी बार ये प्लस जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पॉजिटिव 1 चार्ज को रिपेल करेगा, इसका मतलब फोर्स आपकी बार किसकी तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। फोर्स आपके बार किसकी तरफ आया, बाहर की तरफ आया, तो E2 इज इक्वल टू F2 बाई चार्ज। यहाँ पे चार्ज अभी भी कितना, प्लस 1 ही है, तो अब की बार आप F2 फोर्स निकालेंगे। जो F2 फोर्स है वो किस किस के बीच में है, प्लस क्यू चार्ज और प्लस 1 चार्ज के बीच में, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड 1 का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, P B का स्क्वायर। P B कितनी है, देखिए ये कंप्लीट R है, R में से घटा देंगे तो P B बचेगा, R माइनस A स्क्वायर, R माइनस A स्क्वायर। अब की बार जो है ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो डायरेक्शन किस साइड होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PX, मान लेता हूं मैं इसको अलोंग PX, ये बाहर की तरफ होगा। अब कल हमने डिस्कस किया था, अभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आएगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, इनमें से जिस जो बड़ा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इनमें देखिए E1 में से E2 में से कौन बड़ा है, E2 बड़ा है, कल मैंने आपको बताया था, और E2 की डायरेक्शन ये है, यानी ये E2 की डायरेक्शन है और ये E1 की डायरेक्शन है। अब क्योंकि इस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी में से कौन बड़ा है, E2 बड़ा है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E आएगी वो इसी दिशा में आ जाएगी, जो बड़ा होगा जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। E2 इस दिशा में है, E1 इस दिशा में। E2 की वैल्यू ज्यादा है तो E2 में से मैं E1 कम कर दूंगा, ठीक है। तो कल मैंने करा था, इसके बाद इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे क्यू भी कॉमन ले लो, क्यू भी कॉमन ले लिया आपने। यहाँ पे कितना बच गया था 1/r माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच गया 1/r प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से r माइनस ए स्क्वायर और r प्लस ए स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया था, इससे ये कट गया, ये बच गया r प्लस ए स्क्वायर माइनस r माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे आ जाएगा r माइनस ए का भी स्क्वायर है, r प्लस ए का भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा r माइनस ए स्क्वायर, a माइनस b प्लस b सारे का ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। इसको खोलेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, इसको खोलेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, 2ra कितना हो जाएगा 4ra हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आगे देखिए, यहाँ से 2 को मैंने बाहर निकाल दिया था, इसके बाद q इंटू 2a इंटू r मैंने इसको कर दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी अलोंग px से आएगी, अलोंग px आएगी, ठीक है। तो ये मैंने कल फॉर्मूला बताया था, q इंटू 2a की वैल्यू होती है p, तो e का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया 2pr, ध्यान रखना आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। मैं इसको अभी नोट कर देता हूं क्योंकि इसका यूज करेंगे आज, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द axial line of the short on the electric dipole at a distance r from it. We have to find out the electric field intensity at point P at a distance r from it. तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, अब इसको याद रखना है आपने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P at a distance r from the center of the electric dipole, ये आपने याद रखना है। और कल मैंने एक और बताया था आपको, अगर मैं इसको शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कर दूंगा, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो a डिस्टेंस है r बहुत बड़ा हो जाता है कंपैरिजन में, तो a को नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर a को नेगलेक्ट कर देंगे, ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, तो r ऊपर कितना हो जाएगा 2pr तो है ही, और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर का स्क्वायर r4 हो जाएगा, ये को मैंने जोड़ कर दिया, r से r क्यूब बच जाएगा। याद रखना है इसको, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द electric field intensity at the axial line of the electric dipole at a distance r from it due to the short electric dipole। इसके कारण है short electric dipole। अगर short electric dipole के कारण E का फॉर्मूला आपको याद रखना है, axial line के ऊपर क्या होगा 2p by 4 pi epsilon naught r क्यूब, याद रखना, इसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। short electric dipole की axial line के ऊपर फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, ये जो मैंने अभी आपको करवाया ये बन रहा है, ठीक है। इसके बाद कल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, वो करवाया था इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इस पे करवाया था इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, वही बता देता हूं आपको मैं। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी आपको। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सपोज माइनस क्यू चार्ज कहीं भी ले सकते हो आप, इस साइड में भी ले लो, इस साइड में भी ले लो, ठीक है। कल मैंने प्लस से करवाया था, आज मैंने माइनस से करवा दिया, तो भी आपको टेबल जरूर कर लेना, ठीक है। कोई इशू नहीं है, भी आप यहाँ पे करो यहाँ पे करो, किसी तरह से करो, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था, ये इसका सेंटर है O, ये इसका क्या है इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया था, याद होगा आपको। ये डिस्टेंस मैंने क्या ले ली थी, r डिस्टेंस ली थी। इसका आपको पता ही है ये डिस्टेंस a है, इसका आपको पता है ये डिस्टेंस a है। लेट यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर +1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, join this and this and join this and this also because this is the perpendicular bisector of AB, so PA और PB क्या होंगी, सेम होंगी। PA की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे POA से, तो क्या है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये PA की वैल्यू। और PB की वैल्यू भी निकालोगे, ये एंगल थीटा मान लेते हैं और ये एंगल भी क्या मान लो थीटा। तो अगर आपको PB की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, वो भी आएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अभी आपको क्या करना था, देखिए अभी ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। अब यहाँ पे +1 चार्ज रखा हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, किसके कारण, -2 चार्ज के कारण। -2 चार्ज है, इस +1 चार्ज को क्या खींचेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे ऐसे करके अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो लगेगा
जो माइनस क्यू इस प्लस वन के ऊपर लगाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, फोर्स बाय चार्ज, चार्ज यहाँ पे 1 है तो F1 की वैल्यू निकालो। इसका माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड Q1 का 1, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर PA का स्क्वायर, PA की वैल्यू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आपका बच जाएगा। इसके बाद E2 निकालो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। अब की बार ये जो Q चार्ज है इस प्लस 1 चार्ज को इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, इसी लाइन को आप क्या करेंगे ऐसे करके आप आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया आपने। अब की बार ये प्लस चार्ज इस प्लस 1 चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब फोर्स जो है F2 ऊपर की दिशा में लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब E2 निकालेंगे F2 बाई प्लस 1, F2 किसके बीच में, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी PB स्क्वायर, PB का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, इसको मैं बोल सकता हूँ PX और ये बोल सकता हूँ मैं इसकी डायरेक्शन थी PA। तो दोनों ही E1 और E2 क्या है, सेम है। कल मैंने आपको बताया था ये लाइन है, इसकी लाइन की अगर मैं पैरेलल कोई लाइन खींच देता हूं, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंगल। सबको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। यानी अब देखिए जो F जिस डायरेक्शन में E1 है, F1 है उसी डायरेक्शन में E1 होगी, जिस डायरेक्शन में F2 है उसी डायरेक्शन में कौन होगा, E2 होगा, E2 होगा। एक आपने प्लस 1 में फॉर्मूला करा था, या तो मैंने जो कल आपको करवाया था उस तरीके से आप कर सकते हैं। कल मैंने आपको करवाया था जैसे ये E1 है, इस दिशा में क्या है ये E1 है, कल मैंने आपको बताया था अगर ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है कोई, जैसे मान लीजिए P वेक्टर है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा P sin थीटा। तो सिमिलरली अगर ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये E1 है, E1 ने इसके साथ एंगल कितना बना थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ E1 का E1 cos थीटा कंपोनेंट आएगा इस दिशा में, और इसके परपेंडिकुलर है ये, इस दिशा में कौन सा कंपोनेंट आएगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, ध्यान दीजिए E1 sin थीटा। इसके बाद है फिर कौन सा E2, यानी जिस डायरेक्शन में F2 है उसी डायरेक्शन में कौन है E2, E2 इस दिशा में है तो ये एंगल थीटा इसने बना लिया, इसका मतलब इस साइड में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, तो इस साइड में आ जाएगा, और E2 sin थीटा, E2 sin थीटा ये इस दिशा में आ जाएगा। ध्यान दीजिए E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस दिशा में जो इस पॉइंट के ऊपर E2 sin थीटा ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा नीचे की तरफ, E2 E1 सेम है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बची थी आपकी, E की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको भी और इसको भी, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे, E1 E2 दोनों सेम है, या तो E1 की जगह E2 रखो, E2 की जगह E1, ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। और दूसरा फार्मूला और बता देता हूं मैं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो ये वेक्टर ग्रुप वगैरह बनाने में, तो प्लस 1 में एक फार्मूला आता था अगर आपको याद हो, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और एक क्या बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है मान लिया और ये क्या है बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल कितना होता था थीटा, तो उसका रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे करके आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते थे। सिमिलरली हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है E1 और दूसरा वेक्टर क्या है उस दिशा में E2, इनके बीच में एंगल कितना है E थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट जो E है मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 2E2 एंड cos ऑफ थीटा बिटवीन देम, मतलब cos 2 थीटा। ये देखिए ये तो आपका E1 है और ये आपका क्या है E2, थीटा एंगल ये थीटा है 2 थीटा हो गया, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 2 थीटा, तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालना है E1 तो आप कैसे निकाल देंगे, E1 E2 दोनों सेम है, या तो E1 की जगह E2 रखो या E2 की जगह E1, मान लिया E2 की जगह मैंने E1 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, 2E1 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा cos 2 थीटा। अभी प्लस 1 में आपने मैथ से पढ़ा था 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 थीटा का कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 में से 2, 4 में से 2 बाहर, इवन स्क्वायर में से ही बाहर, cos थीटा में से cos थीटा बाहर, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसमें भी वही रिजल्टेंट आया, देखो ध्यान से, और इसमें भी वही रिजल्टेंट आया, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है। अभी मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। और cos थीटा की वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी, पंडित परिणाम बेस बाई हाइपोटेनियस, किसी भी ट्रायंगल में से निकाल लो बेस, इसमें से निकाल लो बेस आप, या इसमें से निकाल लो बेस, थीटा यहाँ पे बना हुआ, बेस इन दोनों का सेम, इसमें से निकालो इसमें से निकालो, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है a, और हाइपोटेनियस ये साइड या ये साइड, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 इवन, इवन की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, इवन इंटू दोनों सेम ही है, ये आ जाएगा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एक पावर ये और हाफ ये 3/2 हो जाएगी, इंटू कितना हो जाएगा a, q इंटू 2a, ऊपर बन गया भैया p, और नीचे कितना बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर मैं a को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दूंगा तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा a क्यूब। ये फार्मूला अपने याद रखना है, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे, मैं इसको नीचे ले देता हूं उस फार्मूले को, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये तो था आपका एक्सियल लाइन के ऊपर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और ये है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ये था p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये फार्मूला, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लाइन पे और ये एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन के कारण, ठीक है। ध्यान दीजिए a नहीं है, ये r क्यूब है, r क्यूब, ये को जीरो कर दिया था हमने, r क्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, इसके उसमें क्या फर्क है, एक्सियल लाइन में 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, और इक्वेटोरियल लाइन में p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, ध्यान रखना है। इससे पहले वाला फार्मूला भी ध्यान रखा करो आप, इसमें था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, और उसमें कितना था 2 पाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर था, ध्यान रखना आपने। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको करवा दिए। हाँ भाई, दोनों टॉपिक समझ में आ गए क्या? हेलो, ये दोनों टॉपिक सभी को क्लियर थे कल ही? आप ये नेगेटिव पॉजिटिव किसी साइड में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अभी नया टॉपिक देखिए आज का क्या है, इनका यूज करेंगे हम इस टॉपिक में, इसलिए मैंने आपको ये रिपीट करवाई है। आज का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो देखिए क्या है, देखिए क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a short electric dipole, short electric dipole। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो किसी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो, शॉर्ट हो, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पे के कारण आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, लेट दिस इज आवर, यहां पे कर देता हूं मैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू, और ये क्या है प्लस क्यू, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये क्या है, इसका सेंटर है। बट अब की बार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब की बार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज योर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मींस इसकी जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और क्यू के बीच में वो बहुत ही कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द चार्ज। चार्ज स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, कम है। और ये आपका क्या है, ओरिजिन सॉरी सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा करेंगे, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा करी मैंने लाइक दिस, ये मैंने ड्रा कर दी। यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पी पॉइंट लिया, इस तरह से लिया कि और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। हमने अभी क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ध्यान रखें आप इस चीज का क्या, कि अब की बार जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने लिया है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लिया ये आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने क्या ले ली, आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी आर, दिस डिस्टेंस इज आर। सपोज द एंगल व्हिच OP makes with AB is थीटा, मान लिया इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा,
अभी बताया था मैंने, ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, उसने यहाँ पे एंगल बना थीटा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका मतलब तो ये कंपोनेंट बनेगा इसका पी cos थीटा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा पी sin थीटा। तो इसी कंसेप्ट का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए ए से बी तक जो ये आपने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा है, ये किसकी डायरेक्शन है, कौन है ये है पी, ये क्या है पी, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अभी मैं क्या कर देता हूं, ध्यान दीजिए ये वेक्टर है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये P है, P ने, अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये P वेक्टर है आपका, ये क्या है आपका P वेक्टर, इस P वेक्टर ने इसके साथ एक एंगल बनाया, इस P वेक्टर ने इसके साथ क्या बनाया, एक एंगल बनाया, कौन सा बनाया थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वेक्टर P3 है तो ये जो वेक्टर है यहां से यहां तक सेम डिस्टेंस का, यहां से यहां तक, क्योंकि इस वेक्टर ने इसके साथ एंगल थीटा बनाया। तो ये जो मैंने अभी ड्रा कराया है, मैं इसको ग्रीन से एक बार दिखाता हूं आपको, सपोज कर लिया मैंने, ये ग्रीन पेन ले लिया, ग्रीन, ये जो है ये जो कंपोनेंट है ये आपका बन जाएगा भैया P cos थीटा, क्या बनेगा ये P cos थीटा, यहां से लेकर यहां तक, इस P ने इसके साथ यहां से यहां तक एंगल बनाया थीटा, तो इसका मतलब ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा। और फिर क्या करेंगे आप, एक कंपोनेंट और, ध्यान दीजिएगा, और ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूंगा मैं एक और, कितनी डिस्टेंस का, जितनी P की डिस्टेंस थी, ये ध्यान देना, जैसे मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, देखिए ध्यान से, ये वेक्टर था V वेक्टर, और यहाँ पे ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये बीच में होता है जिस जो वेक्टर रिक्वायर्ड रहता है। अभी ध्यान दीजिए ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए भैया, ये वेक्टर, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में परपेंडिकुलर है, और ये जो वेक्टर है ये P, इसके साथ इस P ने इसके साथ एंगल बनाया थीटा, तो इसलिए ये जो है P cos थीटा, और ये जो और दूसरा कंपोनेंट बचेगा, ये क्या बचेगा P sin थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू रिजोल्व दिस P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा and another is here vertical component for this P sin theta, P sin theta। ध्यान दीजिए इसमें फर्क केवल इतना है कि ये ऐसे है लंबा, ये P हो गया मान लिया आपका, इसको भी उतनी लेंथ का ले लो और इसको भी उतनी लेंथ का ले लो, बात खत्म। ये मान लिया अगर V है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका ये पूरा कंपोनेंट ये बन जाएगा V cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका बचेगा वो क्या बचेगा, ये V sin थीटा, इसको बस एक्सटेंड करता है पीछे। सिमिलरली देखिए P है, जो मैंने लाइन सेलेक्ट करी थी उसी के ऊपर एक कंपोनेंट आएगा P cos थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रखा थीटा पहले से ही मान लिया था हमने, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये है P cos थीटा, और फिर इसके कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या बनेगा फिर P sin थीटा। हमें ये सिलेक्ट करना आ गया आपको, हेलो भाई, ये सिलेक्ट करना आया कि नहीं आया, बस यही है सम, इसको ध्यान से, अगर इसको समझ में आ गया होगा तो सही है, आगे बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई इशू नहीं है। दोबारा से एक बार करवाता हूं, देखिए ध्यान से, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, दिस इज शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर हमने एक P पॉइंट लिया था, एक लाइन ड्रा कर दी थी मैंने, एक पीछे ज्वाइन करा था, ये एंगल मैंने थीटा लिया था। अब इसने इस सारे P ने इसके साथ ये जो ग्रीन दिखा रखा है मैंने, थीटा एंगल बना रखा है, फुल लाइन नहीं बना रखा है, लेकिन जितनी लेंथ इतनी है इसकी है, उतनी लेंथ मैंने यहां ले ली, तो ये कंपोनेंट बनेगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनेगा वो P sin थीटा। अब ध्यान देना है, देखिए क्या क्या हुआ इसमें, अभी गौर करेंगे। अभी आपने क्या करना है, ये जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसका डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या था P था। अब हमने P को तोड़ दिया है दो कंपोनेंट में, P का जो पार्ट है वो दो पार्ट्स में प्ले होगा, अब एक तो P cos थीटा और एक क्या बनेगा P sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, जो ये मैंने एक P cos थीटा कंपोनेंट लिया है, दिस इज योर P cos थीटा कंपोनेंट, ये है आपका P cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली थी, R ली थी, ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली थी, R। आपको याद होगा कि जो अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, भूल जाइए आप कुछ भी, ये है ना, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन को आपने आगे बढ़ा दिया, इसका ये मतलब हुआ कि जो ये P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट ये क्या है, ये जो P पॉइंट है
ये इसकी पी cos थीटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सियल लाइन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लिया आपने +1 चार्ज लेता है तो ये बाहर की तरफ इसको क्या कर देगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। अगर आपको ध्यान हो, ये हमने क्या लिया था, दिस इज -q और ये +2 था, ये -q +2, ये -q +2 के कारण शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक बार इसको मीटिंग को एंड करो, एक बार मीटिंग को एंड करिए, दोबारा से ज्वाइन करो। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए, एक बार समराइज कर देता हूँ, दोबारा देखो। ये आपका एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस ओ को मैंने पी से मिला दिया, इसने एंगल बनाया था थीटा, तो मैंने इसको पी को तोड़ दिया क्योंकि इसने इसके साथ एंगल थीटा बनाया, तो ये बन जाएगा सेम लेंथ में पी cos थीटा और ये बढ़ जाएगा पी sin थीटा। अभी जो ये पी पॉइंट हमने लिया है जिसके कारण आप इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना चाहते हैं, ये पी cos थीटा जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है, तो इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर बाहर की दिशा में आएगी ऐसे। और ये जो दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हम पी cos थीटा बोलेंगे अभी, ये जो पी पॉइंट है उसकी किसके ऊपर है, एक्स इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। और नेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली थी, जो पीछे आई थी ई, वो आई थी इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो हमने ये पी था इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया था, एक था पी cos थीटा, एक था पी sin थीटा। पी cos थीटा के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जो है वो बाहर की दिशा में आएगी। इसको मैं मान लेता हूं ई एक्सल मान लेता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ई एक्सल लाइन, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेटोरियल, इसको मान लेता हूं ई, ई छोटे ई मान लो, इक्वेटोरियल लाइन, और इसको क्या मान लो, एक्सियल लाइन, ठीक है, ई ए मान लो। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पी पॉइंट पे बाहर की दिशा में आएगी, हमने टॉपिक करा था। और अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पी पॉइंट इसकी एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस दिशा में आएगी, इसको मैं मानता हूं ई ई। और ये हमने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मानने हैं, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसका ये यूज करेंगे, उसका ये यूज करेंगे। अभी एक बार इसको हैंड करो, दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ भैया आगे क्या सारे, हेलो, अरे सारे आगे क्या भाई, ओके। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या कर दिया था, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था पी cos थीटा, इसकी ये इक्वेटोरियल लाइन पे ये पी पॉइंट था, तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो ई आएगी और इस दिशा में आएगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। और जो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था पी cos थीटा, इसकी एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट है, इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे आएगी वो ई आएगी। तो अभी हमने निकालनी है, अभी ई ए और ई और ई ए का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसके ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। मान लिया इसका और इसका रिजल्टेंट में क्या मान लेता हूं, ई मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, दोनों का रिजल्टेंट ई मान लिया। सपोज करता हूं भाई ये एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल कितना है, अल्फा। तो सबसे पहले मेरे को ई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालोगे। ई क्या है, रिजल्टेंट है किस किस का, ई ए का और ई का। इनकी वैल्यू क्या क्या आएगी, देखिए ई ए की वैल्यू क्या आएगी, ई ए क्या है, ध्यान देना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल पी cos थीटा, एंड द डाइपोल पी cos थीटा है जो उसकी ये एक्सल लाइन पे पी पॉइंट है, और उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्सल लाइन के लिए था 2p 4 pi epsilon naught r2। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पी था, अब की बार इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या है, पी cos थीटा है, तो मैं पी को पी से पी को मैं पी cos थीटा से रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला क्या आ गया, सेम। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ई ए की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ई ए की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, ई ए की वैल्यू, ध्यान देना किसकी वैल्यू आई, ई ए की वैल्यू। इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, ये भी एक्सल लाइन के कारण था, ये भी एक्सल लाइन पे। पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लिया था वो कंबाइंड बेसिक लिया था पी, अब की बार लिया पी cos थीटा, पी cos थीटा एक्सल लाइन के ऊपर है, तो इसमें जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला था एक्सल में, मैंने उसको पी को पी cos थीटा से रिप्लेस कर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने लिया ई इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये था, मैंने पहले लिख दिया था, पहले क्या था, पी था, अब की बार ये कंपोनेंट कौन सा है, पी cos थीटा के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, इसका मतलब मैं पी को रिप्लेस कर दूंगा पी cos थीटा से, पी cos थीटा बाई 4 pi epsilon naught r cube। ये दोनों फॉर्मूले आगे भी हमारे पास, नंबर 1 और ये नंबर 2।
ध्यान दीजिए, हमारे को चाहिए रिजल्टेंट, हमारे को क्या चाहिए रिजल्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दो वेक्टर के बीच में अगर रिजल्टेंट आपको निकालना है तो उनके बीच के एंगल का पता होना चाहिए, आपको उनके बीच के एंगल का पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये तो है ई और ये क्या है ई, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये और ये तो परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। इसका मतलब मैं ई की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, ई ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई और कोस 90 डिग्री और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, ये खत्म हो जाएगा। ये कितना हुआ ई ए स्क्वायर और ये कितना ई स्क्वायर और ये देखिए 2 EA और 2 और सॉरी ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, ये तो खत्म, ये बच गया भाई। ठीक है, इनकी वैल्यू रखो भाई साहब आप, EA का स्क्वायर इसका स्क्वायर करो 4T स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ 4 स्क्वायर T पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये ऐसा लिख सकते हो आप 4 पाई एप्सिलॉन होल स्क्वायर और ये R6 हो जाएगा प्लस EE इसका स्क्वायर करो P स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर और R कितना हो जाएगा 6 और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अभी मैं इसको इस साइड वाले को साफ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले मैंने यूज कर लिए हैं, इसका कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए आगे अब कॉमन ले लो, इनमें से क्या कॉमन आएगा, पी स्क्वायर दोनों में है, कोस स्क्वायर थीटा भी दोनों के अंदर है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ये सारा इन दोनों के अंदर है, ठीक है। अरे एक ये पी कोस थीटा था भाई, देखिए ये जो कंपोनेंट था ना यहाँ पे आओ, जिसके ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर था ये कंपोनेंट पी कोस थीटा था, पी साइन थीटा था, तो यहाँ पे पी साइन थीटा इक्वेटोरियल लाइन पे पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये पी की जगह पी साइन थीटा आएगा, पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे है पी साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह आप ई में यहाँ पे साइन थीटा कर देना। अब कॉमन ले लो जो भी आना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आया देखिए दोनों में, पी स्क्वायर कॉमन आ गया भाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कॉमन आ गया और R पावर 6 भी कॉमन आ गया। अभी देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचा पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सारा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा, सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो पी स्क्वायर में से पी बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, R6 में से R3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अब हमारे स्क्वायर रूट में बच गए भैया 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई किसके कारण, इस ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, अगर वो शॉर्ट हो, क्योंकि हमने फॉर्मूले किसके यूज करे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो बाकी आप इसको या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो या दोनों को उसमें, अगर मैं ये साइन थीटा है इसको मैं क्या लिख दूं, अगर इसको साइन थीटा को ना साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देन आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक गया कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 1। दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फाइनल, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फाइनल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये आपका क्या है फाइनल फॉर्मूला है, बिल्कुल फाइनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। किसका, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वो आएगी ई पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, की डायरेक्शन दिस इज अलोंग, ये दिस इज द पी पॉइंट एंड दिस इज मान लिया L अलोंग OL, यहां से आप मैंने एक एंगल माना था अल्फा, मैं कई बार आपसे tan अल्फा की वैल्यू पूछ लेते हैं भाई, जो ये E है ये जो आपकी एक्सल लाइन है उससे इसने अल्फा एंगल बना रखा है, तो tan अल्फा की वैल्यू कई बार आपसे पूछ लेते हैं, वो भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। कैसे निकालोगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसकी वैल्यू है बड़ी, ये यहाँ तक लेके जाओ इसको, सेम आएगा ना, जैसे ये डब्बा बनेगा पूरा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसा है, तो ये है आपका E, ठीक है, ध्यान दीजिए ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा, जैसे अगर ये ई है तो ये भी जो है इस दिशा में ई होगा,
ये और ये सेम है, और ये हमारे पास है, ये क्या है, दिस इज ई ए। तो यहाँ से इस ट्रायंगल में आ जाओ, किसमें ओ एक्स, और इसको मैं मान लिया ओ एक्स एल में आना एक बार, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ एक्स एल पे आ जाओ, किस पे आ जाओगे, कौन सा, दिस इज ओ तो हमने मान रखा है पहले, पी, दिस इज पी, पी एक्स एल, पी एक्स एल, पी एक्स एल पे आ जाओ, इस ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे tan अल्फा की वैल्यू, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद प्रहार बोले पी बाई बी आएगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये ई ई ये ई है, ई ई, ठीक है, और बेस क्या आएगा, जो ये है ई ए, ये है भाई ई ए, इस दिशा में ई ए, ये है ई ए, ठीक है। अब इन दोनों के फॉर्मूले रख दो, जैसे इन दोनों के फॉर्मूले तो ये थे, ये तो है ई, इसके नीचे ये कर दो, इसके नीचे क्या करना है, ये नीचे तो कट जाएगा वैसा, ये तो कट गया, ऊपर बचेगा पी साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा 2p cos थीटा, 2p cos थीटा, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये tan अल्फा की वैल्यू, p से p कट गया, और ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा भैया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 2 tan थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। एक बार आपसे पूछ लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू भी इस ट्रायंगल में से आपने निकाल देनी है, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया, हेलो, अरे सबको समझ में आ रहा है, कितने कितने परसेंट समझ में आए, कितने परसेंट समझ में आया, हेलो, अरे कितने परसेंट समझ में आया, हेलो, ओके। देखिए आगे एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूँ, ये 3 टॉपिक आज आपने सभी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेने हैं, इनके पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, एक बार अच्छी तरह से इनको करना, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और इसके शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना, ठीक है। एक टॉपिक को करवाता हूँ छोटा सा, फिर का टाइम हो गया भाई, अभी है फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से ही पता चल गया, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होती हो, सेम होती हो, ठीक है। दिस इज ए फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम everywhere in the field, ठीक है। एक ऐसा फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह क्या होती हो, सेम होती हो, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो चार्ज के कारण है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण है, किसी भी कारण से हो जाए, लेकिन उस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम। दिस इज represented by equidistant पैरेलल लाइन। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो करते हैं। अगर मैं किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूं, जैसे ये मैंने अभी दिखाया है आपको, सारी की सारी लाइंस ये पैरेलल लाइन है और क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो सारा का सारा है ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन, सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर पैरेलल लाइन को प्लेस करते हो तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फिर होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पता ही चल गया आपको, इट इज दैट फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर, नॉट ऑल लगा देना बस, और इसको हम क्या दिखाएंगे, गैप रखेंगे पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में कम ज्यादा गैप रखेंगे, मींस यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना और यहाँ पे कहीं बहुत नजदीक हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो सेम ही होगी, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे गैप इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में क्या है, थोड़ा है, यहाँ पे और भी थोड़ा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है।
तो आज आप ये तीनों टॉपिक आपने कर लेने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टर्निंग पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने कंबाइंड टॉपिक आपको करवाया, और एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। इस चैप्टर के अंदर अभी आपके 1 2 3 टॉपिक और बच गए भाई, ठीक है। तो ये कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर भी, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है। इसके नोट्स वगैरह बनाते हो आप